खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजरा लेकर हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज हम गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे यूपी के बनारस पार्लिमानी हलके से, जहां से बीजेपी की जानिब से नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी वहां से पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। लेकिन बनारस सीट से ही मऊ एमएलए मुख्तार अंसारी का नाम भी सामने आ रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर मोदी के खिलाफ तमाम पार्टियों के अलावा केजरीवाल और मुख्तार भी मैदान में आ गए तो क्या होगा और कैसा रहेगा वहां का सियासी माहौल और किसको कितना होगा फायदा? क्या केजरीवाल और मुख्तार अंसारी वाकई मोदी के लिए चैलेंज बनेंगे? इसके अलावा हम बात करेंगे कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के यूपीए 3 के दोबारा इख्तिदार में आने के दावे पर। साथ ही राहुल गांधी ने गुजरात फसाद पर बयान देकर फिर मामला गर्म कर दिया है। इन्हीं मौजूआत पर तबादले ख्याल के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजी कारकुन और सियासी तजज़ियाकार जनाब डॉक्टर जफर उबैद साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे बनारस से एकता मंच में शरीक भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर, जो मुख्तार अंसारी के हामी भी हैं, और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब। ये बात करेंगे जो बनारस से खड़े हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और मुख्तार अंसारी, उसके तमाम पहलुओं पर, और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है और उसके क्या नतायज हैं, और जिस तरह से फिर से उन्होंने गुजरात फसादात का मामला इलेक्शन के वक्त उठाया, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ है फोन लाइन के जरिए दिल्ली से शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस लीडर मीम अफजल साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। आने वाले आम इंतखाब में यूपी का बनारस मुल्क का सबसे हसास पार्लिमानी हल्का बनता नजर आ रहा है। वाज़ेह रही कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने बनारस से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने दावे के मुताबिक मोदी के खिलाफ केजरीवाल को वहां से उम्मीदवार बनाने का चैलेंज कबूल करने की बात उन्होंने दोहराई है। हालांकि केजरीवाल का कहना है कि वो 23 तारीख को बनारस जा रहे हैं और वहां के लोगों से मशवरे के बाद ही इस बात का बाकायदा वो ऐलान करेंगे। इसी बीच पूर्वांचल की सियासत में खासा दखल रखने वाली कौमी एकता दल के मऊ से एमएलए मुख्तार अंसारी के भी वहां से मैदान में आने की खबरें सरगर्म हो गई हैं। मुख्तार अंसारी अभी घोसी पार्लिमानी सीट से एकता मंच के उम्मीदवार हैं, जिसमें कौमी एकता दल के अलावा 6 इलाकाई पार्टियां शामिल हैं। यहां हम आपको बताते चलें कि पिछले पार्लिमानी इंतखाब में भी मुख्तार अंसारी बनारस में बीएसपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को कड़ी टक्कर दी थी। मुख्तार कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए सियासी तजज़ियाकार जनाब डॉक्टर जफर उबैद साहब, और बनारस से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं ओम प्रकाश राजभर साहब। आपका खैर मकदम है। और दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं इरफानुल्लाह खान साहब। आपका भी खैर मकदम है। ओम प्रकाश राजभर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी को कितना बड़ा चैलेंज आपका मंच दे पाएगा? मुख्तार अंसारी को अगर आप लोग उतारते हैं, जैसा कि लग रहा है, जैसा कि उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी जी के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की हालत वही होगी। पिछली बार मैं साथ में नहीं था, इस बार के चुनाव में मैं साथ में हूं और मुकाबला दिलचस्प होगा। जो कम ही वोट से हारे थे उसकी भरपाई हम एकता मंच के लोग इकट्ठा होकर के उसकी कर देंगे। जी जी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर साहब, अगर अरविंद केजरीवाल भी मैदान में आ जाते हैं जैसा कि उन्होंने इशारा दिया है, तो इक्वेशन क्या बदलेगा? यकीनन मुख्तार अंसारी को उतने वोट हासिल नहीं होंगे जितना होना चाहिए, या वाकई मोदी को नुकसान होगा? क्या इक्वेशन बदलेगा? केजरीवाल जी नुकसान मोदी जी का करेंगे। केजरीवाल जी की जो लड़ाई है उस लड़ाई में मोदी जी से उनकी लड़ाई वो बनाते हैं कि मोदी जी के खिलाफ वो बोल रहे हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, तो वो बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, हम लोगों का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। ओम प्रकाश राजभर साहब, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब भी फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं। दिल्ली के ओखला असेंबली हल्के से वो उम्मीदवार भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। इरफानुल्लाह खान साहब, आपका क्या ख्याल है?
नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले से ही ये खबरें आ चुकी हैं कि मुख्तार अंसारी भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। गुज़श्ता मरतबा भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ। अगर अरविंद केजरीवाल वहां से उम्मीदवार होते हैं, जिसकी की पूरी उम्मीद है, तो वाकई वो बड़ा चैलेंज दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए, जिस मुल्क को गांधी जी ने पूरी ताकत से एकजुट होकर आजाद कराया था, इस वक्त उस देश बचाने के लिए, उस मुल्क को बचाने के लिए एकता की जरूरत है। जी जी। जो मंच हो, एकता मंच हो, दूसरे मंच हो, उन सबको मिलकर इस बुराई का अगर खात्मा करना है, फिरका परस्ती का अगर खात्मा करना है और इस मुल्क को बचाना है, तो एकजुट होकर केजरीवाल साहब के साथ आना पड़ेगा। केजरीवाल साहब की कोई दिली ख्वाहिश ये नहीं कि वो पार्लियामेंट में पहुंचे। उनकी ख्वाहिश ये है कि मुल्क में एक अमन चैन कायम हो, मुल्क में एक ऐसा सिस्टम कायम हो जो जिससे आम आदमी मजबूत हो, इस मुल्क में भाईचारा हो, रवादारी हो। जी, ये तो आइडियल बात हुई इरफानुल्लाह खान साहब, लेकिन इलेक्शन में वाकई जिस तरह के इक्वेशंस बन रहे हैं, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल चैलेंज दे पाएंगे? बनारस में, वो भी दिल्ली में तो समझ में आता है आम आदमी पार्टी मजबूत रही है, लेकिन बनारस में दिल्ली से बहुत दूर, क्या वाकई चैलेंज दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। क्या किसी अनहोनी की उम्मीद की जाए कि नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा चैलेंज मिले कि कोई अनहोनी हो जाए इलेक्शन में? ये भी उम्मीद की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी मुल्क में इंदिरा गांधी हारी हैं, इसी मुल्क में शीला दीक्षित अभी दिल्ली का इलेक्शन में हारी हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि इस मुल्क के अवाम में बेदारी आ गई है। इस मुल्क के अवाम अब सच्चाई को समझ गए हैं। जी जी। ये पाखंड को समझ गए लोगों के, समझ गए कि डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह से पाखंड हो रहा है इस मुल्क के अंदर, उसे समझ गए आप। तो मैं समझता हूं सब मिलकर इस चैलेंज को कबूल करेंगे। और केजरीवाल साहब का सिंबल है इस वक्त, तो सिंबल है इस बुराई के खिलाफ लड़ने का। ये तो हमें सबको एकजुट होकर करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से फिरका परस्त ताकतों को फैजाबाद जैसी जगह पर शिकस्त दी है 1992 के बाद, आज आप देखेंगे कि बनारस में भी वो शिकस्त नहीं मिलेगी। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए इरफानुल्लाह खान साहब। ओम प्रकाश राजभर साहब भी, आप भी फोन लाइन पर बने रहिए। स्टूडियो में मौजूद है बातचीत के लिए सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर जफर उबैद साहब। डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी, दोनों लीडरान ओम प्रकाश राजभर साहब और इरफानुल्लाह खान साहब, दोनों को यकीन है कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज मिल रहा है और नरेंद्र मोदी वो ये भी करें कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है, वो हार भी सकते हैं। आपके क्या ख्यालात हैं सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर? जो हालात हमने अभी देखा है और आगे जो आएंगे, बहुत मुमकिनात में नहीं लगते ये साहिबान जितने भी हैं, केजरीवाल साहब हों या मुख्तार अंसारी साहब हों। अभी कांग्रेस का आना बाकी है, अभी समाजवादी का आना बाकी है, अभी आपके बहुजन समाज पार्टी के आना बाकी है। उनका क्या रवैया रहेगा, ये देखने वाली एक बात होगी। उसके अलावा हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, जिसको एक तबका गुनहगार मानता है, एक तबका मसीहा मानता है, जरूरत इस बात की है कि हम बजाय शख्सियत परस्ती के और शख्सियतों के इर्द गिर्द सोचने के, क्यों ना हम समाज के, मुल्क के और लोगों के बात करें और उस पे सोचें। बेहतर ये होता कि जिन बुनियादी मसाइल पे इलेक्शन लड़ना था या लड़ना होता, उस पे अवाम को रखा जाता और फिर अवाम फैसला करते, तो ये बात हमारे लिए खुशाइन थी। जहां तक अरविंद केजरीवाल साहब का सवाल है, वो एक करप्शन और जो नॉन डेवलपमेंट या जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ एक अलामत बन चुके हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल साहब पर्सनली जो भी हों या आगे क्या आएगा मामला, ये नहीं कह सकते। इतना तो जरूर किया उन्होंने कि इस मुल्क में बेदारी पैदा की, कुछ सोचने वाले लोगों को सोचने पे मजबूर किया और ये भी सोचा कि चीजें वाकई बदल सकती हैं। करप्शन के खिलाफ उन्होंने लोगों को बेदार जरूर किया, लोगों के जहन में या लोगों के अंदर, लोगों के दरमियान एक लहर जरूर पैदा कर दी। सिर्फ करप्शन नहीं, एक ये बेदारी कि हम हिंदुस्तानी किस तरह रहें, किस तरह चलें, किस तरह खाएं, हमारा वो समाज कहाँ गया, हमारे जहन क्यों बढ़ गए, हमारी सोच क्यों बढ़ गई, हमारा क्या हो गया, ये चीजें तमाम तरह की बेदारी पैदा करने का काम किया उन्होंने। ओम प्रकाश राजभर साहब, अभी जैसा कि डॉक्टर जफर उबैद साहब फरमा रहे हैं कि अभी तमाम पार्टियों का, दूसरी जो दीगर तमाम पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी है और भी कांग्रेस है। अगर ये लोग अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो उसके बावजूद क्या जो सेकुलर वोट है, जिस पर आप लोग यकीन रखते हैं, भरोसा कर रहे हैं कि वो काम आएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ चैलेंज बनने में, क्या उसमें सेंध नहीं लगेगी, उसका बंटवारा नहीं होगा?
देखिए, इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी जाति के नाम पर लोग वोट लेकर के दिल्ली गए हैं। 66 साल की आजादी में उनसे पूछा जाए, जो बनवासी है, कोल है, भील है, धोबी है, धरिकार है, पासवान है, दुसाध है, भर है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, तुरहा है, माझी है, चौहान है, पटेल है, कुशवाहा है, जिसको आज तक आजादी के बाद उनको कुछ मिला ही नहीं है। सिर्फ उनको बेकारी, बेरोजगारी, भूख के अलावा उनको कुछ नहीं मिला है। गांव में जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार उनको झेलना पड़ा है। ऐसे लोग जो सताए हुए लोग हैं, जो अधिकार। लेकिन ओम प्रकाश राजभर साहब, जो इलेक्शन लड़ा जाता है वो तो जो भी जात पात, जो मजहब है, उन बुनियादों पर इक्वेशंस बनते हैं और बाकी चीजें भी होती हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन उसमें कितना बड़ा चैलेंज दे पा रहे हैं। हालांकि पिछली मर्तबा मुख्तार अंसारी ने बड़ा चैलेंज दिया था मुरली मनोहर जोशी को, क्या वो बात फिर दोहराई जा सकती है? उससे बड़ा चैलेंज होगा। आप देखिएगा, सबके प्रत्याशी आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा सबसे बड़ा चैलेंज वहां, अगर मुकाबला जिस दिन हम लोग वहां मैदान में सबके कैंडिडेट आ जाएंगे, उसके बाद लड़ाई जो भी लड़ेगा वो मुख्तार अंसारी से लड़ेगा, और लड़ाई में कोई नहीं रहेगा, चाहे जो जितना अपने को ठोक लेता। जी, इरफानुल्लाह खान साहब से जानना चाहेंगे। इरफानुल्लाह खान साहब, आप क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर साहब के इस बयान के बाद? नहीं सर, वो तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ जी, कि इस वक्त किसी एक कैंडिडेट को जिताने हराने का मामला नहीं है, या किसी मंच को एक अपनी पार्टी की सिवावाई का मामला नहीं है, बल्कि इस मुल्क को बचाना है। तो सबको मिलकर इस चैलेंज को कबूल करना पड़ेगा। बनारस में इसे बनारस में ही रोकना पड़ेगा, बनारस में ही रुकना पड़ेगा, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने जो ट्रेंड सेट किया है कि मजहब से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, बिरादरी से ऊपर उठकर लोगों ने वोट कास्ट किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बनारस में भी यही हमें देखने को मिलेगा जो दिल्ली में हुआ है। जी, यानी दिल्ली जैसा मामला पूरे मुल्क में भी नजर आ सकता है। इस बीच नरेंद्र मोदी क्यों बनारस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, गुजरात छोड़कर, इसके बारे में भी बात कर रहे थे। मोदी के बनारस से चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान ने हमला किया है। आजम खान का कहना है कि मोदी के बनारस से इंतखाब लड़ने पर यह पैगाम जा रहा है कि वो गुजरात से जीतने की हालत में ही नहीं थे। पहले बात तो बुनियादी तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन कहां से लड़े, लेकिन एक संदेश ये जा रहा है कि जो अपना राज्य है उसे छोड़कर दूसरे राज्य में जाने का मतलब ये हुआ कि आप अपने राज्य में पार्लियामेंट सीट जीतने की हैसियत में नहीं है। डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपका क्या ख्याल है? गुजरात छोड़कर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आते हैं, बनारस आते हैं, क्या वजह है? आजम खान साहब फरमा रहे हैं गुजरात में वो जीतने की हालत में ही नहीं थे। अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर रहे हैं इधर हालिया दिनों में, और वो जो वहां के हालात बता रहे हैं उससे जाहिर होता है कि वाकई वहां के हालात ठीक नहीं है, वहां डेवलपमेंट का वो काम नहीं हुआ, मीडिया प्रोजेक्शन है, वहां करप्शन, उसी तरह से कोई भी काम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बगैर पैसे दिए नहीं होते हैं। अगर उन तमाम हालात को देखा जाए तो क्या वाकई वो वहां से उन्होंने जानबूझकर तब्दील की है अपनी सीट? मुझे ऐसा नहीं लगता जी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं अभी वहां के और 3 बार रह चुके हैं, तो इस बात में कोई बहुत दम नहीं है कि वो वहां लड़ेंगे, कमजोर हैं तो भाग रहे हैं या ये। बनारस आने का एक बहुत स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग है बीजेपी और जो दाएं महाज की दूसरी उनकी जमातें हैं, उनका ये मानना था कि यूपी, बिहार, पर्टिकुलरली जो काऊ बेल्ट कहलाता है ये रीजन नॉर्थ का, वो काफी कमजोर हो गया था, और मोदी की जिस तरह की शबीह एक अग्रेसिव हिंदुत्व की इमेज के साथ उनको लाए हैं जो कि इस मुल्क के लिए खतरनाक है, उसको चाहते हैं कि ये इसको एक इमेज के साथ उसको भुना लें। अभी मैं इंटरनल प्रोजेक्शन देख रहा था कि बीजेपी को यूपी में 55 सीटें मिलने वाली हैं। अब ये इसको शेख चिल्ली का ख्वाब कहूं या हिमाकत, समझ में नहीं आता। हाँ, ये जरूर है कि आने के बाद उस माहौल को पोलराइज करने में इनको मदद मिलेगी। हो सकता है कि कुछ सीटें बढ़ जाएं। 55 सीटों का आने का मतलब लगता है कि जैसे बीएसपी और एसपी कोई ताकत नहीं है, ये लोग बैठ के होली में जो झाल मजीरा बजाने वाली बात कहते हैं जी जी, ये करेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जी, जहां तक नरेंद्र मोदी के जीतने और हारने का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत टफ इलेक्शन होगा,
बनारस में मोदी के लिए। यानी आप भी मानते हैं कि इलेक्शन नरेंद्र मोदी के लिए भी वहां पर बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा जी। और बहुत कैलकुलेटेड मूव के साथ, इसलिए कि जो और पार्टियां हैं वो इस बात को जानती हैं कि ये इतना आसान नहीं है। मोदी के अलावा बीजेपी खत्म हो गई मोदी के लिए, हर हर मोदी घर घर मोदी, अब की बारी मोदी मोदी, यानी भाजपा का वजूद खत्म हो गया। भाजपा के जो दूसरे लीडरान हैं उनका वजूद तक खत्म कर दिया है। उसको वो ताकत मोदी के नाम को पहुंचाई है। हमको लगता है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, और एक बात और है कि अगर बीजेपी यूपी में बहुत स्ट्रांग हो गई तो फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये दोनों अपनी खैर मनाएं। जी। ओम प्रकाश राजभर साहब, जो तमाम सर्वेज आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी का यूपी से आना, बनारस से इलेक्शन लड़ना, कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में ये शो कर रहा है, ये प्रोजेक्शन आ रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। क्या इस वजह से भी नरेंद्र मोदी को बनारस लाया गया है, या बनारस में पूरी ये कहें कि आश्वस्त है बीजेपी कि वो जीत रहे हैं? बीजेपी आश्वस्त सीट खोज करके ले आई है कि कहीं गुजरात में मोदी जी हार न जाएं, और यहां जिताने के लिए जो सपना लेकर के बीजेपी यहां चुनाव लड़ा रही है, और उस सपने को यहां साकार होना नहीं है। सही बात तो यह है कि पिछला चुनाव ये साबित करता है कि बीजेपी से टक्कर वहां अगर दिया किसी ने तो वो मुख्तार अंसारी ने टक्कर दिया। न कांग्रेस दे पाई, न सपा दे पाई, न बसपा दे पाई। जी। और कल तक मुख्तार अंसारी जी अकेले थे। आज मुख्तार अंसारी जी के साथ एकता मंच के 8 पार्टियों के लोग, हम लोग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसका वजूद कोई नहीं मानता है, चुनाव के बाद इसका वजूद सबको समझ में आएगा। जी, यकीनन वजूद। जी, उम्मीद करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसके मुताबिक नतीजा आए आपका। लेकिन इरफानुल्लाह खान साहब, क्या लगता है, आप जो बात कर रहे हैं वो आइडियल बातें हैं कि मुल्क का जो है जो सेकुलर फैब्रिक जो है वो खतरे में है, उसके बारे में सोचना चाहिए। करप्शन हर जगह रैम्पेंट है, उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इलेक्शन इक्वेशन पर लड़े जाते हैं, इक्वेशन की बुनियाद पर ही जीत और हार होती है। वैसे में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का वहां पर होना, तमाम पार्टियों की मौजूदगी में अगर आप नजर में रखें तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों को, तो वाकई क्या चैलेंज दे पाएंगे या सेकुलर वोटों का ही बंटवारा होगा? इरफानुल्लाह खान साहब जी, मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर जफर उबैद साहब। डॉक्टर जफर उबैद साहब जी, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा? यकीनन अगर समझदारी से इन लोगों ने वोट नहीं किया तो बंटवारा होगा, जैसा कि आमतौर पे होता है, और बहुत आसानी के साथ नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे। ये इनको सोचना है कि जब अगर आप एक आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर वहां पर्सनल चीजें हट जाती हैं। जी। जब आप एक ही सोच के मानने वाले हैं तो क्यों ना एक सीट पे कम से कम ये कर लें कि भाई ठीक है, आ जाइए जी। यानी जो बीजेपी के अलावा जो तमाम ताकतें हैं या जो तमाम पार्टीज हैं वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं, इससे खतरा यह पैदा हो गया है, इस बात का खदशा है कि सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा। ओम प्रकाश राजभर साहब, फोन लाइन के जरिए बनारस से बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। डॉक्टर जफर उबैद साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने गुजरात फसादात मामले पर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के मामले को जल्दबाजी करार दिया है, और यह भी दावा किया है कि जो तमाम जो सर्वेज दिखा रहे हैं दूसरी पार्टियों को जीतता हुआ, उसको वो नहीं मानते, और उन्होंने दावा किया है कि यूपीए 3 की ही सरकार दोबारा बनेगी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस ही उभरेगी। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू में दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस लीडर मीम अफजल साहब भी। फौरन हाजिर होते हैं। My brother commands a warship. My husband commands close to a 6-figure salary. My son commands a great view from his balcony. My brother, My husband, my son, is a naval officer. He has an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.navsena-bharti.nic.in
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं समाजी कारकुन और सियासी तजज़ियाकार जनाब डॉक्टर ज़फ़र उबैद साहब, और इस सेगमेंट में दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस लीडर मीम अफजल साहब। आपका खैर मकदम है मीम अफजल साहब। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने गुजरात फसादात मामले पर नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट को जल्दबाजी भरा कदम बताया है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि अभी बड़ी अदालतों का फैसला आना बाकी है। पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने गुजरात फसादात से मुताल्लिक फिर मोदी को घेरने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने गुजरात में हुए 2002 के दंगों में मोदी हुकूमत की नाकामी पर जवाबदेही तय करने का भी मुतालबा किया। राहुल ने रियासत में हुए फसादात के लिए मोदी की जिम्मेदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सबूतों और मखसूस इल्जामात की अभी भी तहकीकात की जानी बाकी है। इस मौके पर राहुल गांधी ने मुल्क में जारी सर्वे पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया है कि तीसरी मर्तबा भी यूपीए की ही सरकार बनेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस बार भी कांग्रेस बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और पिछली बार से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। मीम अफजल साहब, आपका क्या ख्याल है? खैर मकदम है आपका। राहुल गांधी ने जो बात कही है, एक तो गुजरात फसादात को लेकर फिर से सवाल खड़े किए हैं कि बहुत सारी तहकीकात अभी बाकी रह गई हैं, उनको गौर ही नहीं किया गया है, और सर्वे पर की भी बात उन्होंने की कि तमाम सर्वे गलत बता रहे हैं, असल में यूपीए 3 की सरकार बनने जा रही है। पहले गुजरात फसादात पर आप क्या कहेंगे जो राहुल गांधी ने कहा? क्या इलेक्शन के आयन वक्त उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है या फिर वाकई वो संजीदा है? नहीं, ये बात तो हमारी कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती रही है। राहुल जी ने भी इसको एक तरह से कंफर्म ही किया है और उन्होंने ये जो बात कही है बिल्कुल सही है, इसलिए कि निचली अदालत से जो फैसला अगर कहीं से हो गया है जी जी, तो मैं समझता हूँ सारी चीजों का कंसिडरेशन नहीं हो सका है और ऊंची अदालतों से उसका असेसमेंट और उसका पूरा जो कहना चाहिए तज्जिया करके जो फिर फैसला आना है वो बाकी है। जी जी, और हम समझते हैं कि ये चीज सामने आएगी बाद में। जी जी, और इसलिए राहुल जी ने जो बात कही है बिल्कुल अपने आप में सही है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी कि किसी निचली अदालत से या कहीं से भी ये तो हो सकता है कि डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट कि उन्होंने कुछ करवाया ऐसा कुछ साबित ना हो सके, इसलिए कि बरसों गुजर गए, तब तक सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार चलाते हैं, लेकिन किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जब वजीर आला होते हुए उनके 17 अफसरान आज भी जेल के अंदर हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं इसी फसादात के सिलसिले में। जी जी, उनकी अपनी एक मिनिस्टर जो है माया कोडियानी, जी जी, उसको ताउम्र 30 साल की सजा हो चुकी है। जी, यकीनन तमाम हकाक है, लेकिन ऐन इलेक्शन के पहले क्या वोटरों को फिर से याद कराना है कि गुजरात फसादात को नहीं भूलें और उसको भी नजर में रखें तभी वोट दें? क्या ये स्ट्रेटजी तो नहीं है ऐसे वक्त में इस मामले को उठाने की? बात नहीं है, इंसाफ की बात है, ये स्ट्रेटेजी की बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी बराबर इस पर, और हमारा खासतौर पर लोकल यूनिट है, यानी हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस इशू को बार बार उठाया और एक बार नहीं उठाया, 10 बार 50 बार उठाया और लोकल गुजरात के प्रेस के अंदर बराबर थी। कोई नई बात नहीं है जो हमने की है। जी जी, राहुल जी ने जो कहा है वो तो एक तरह से कंफर्मेशन है और उसी के ऊपर उन्होंने कहा, जाहिर है सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब दिया। जी जी जी, मीम अफजल साहब आप फोन लाइन पर बने रहिए, आपसे जो सर्वे की बात है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र उबैद साहब, सियासी तजज़ियाकार। डॉक्टर ज़फ़र उबैद साहब, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी का जो बयान गुजरात फसादात के मुतालिक आया है और उन्होंने कहा है कि सरकार जो वहां की रियासती सरकार है उस पर भी जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए और उसको कहीं ना कहीं से उसको बरी नहीं किया जाना चाहिए जिम्मेदारी से। गुजरात में जो फसादात हुए निहायत हौलनाक और दर्दनाक हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग बयान ही बयान देते रहे, आज भी लोग वहां परेशान हैं, आज भी लोग वहां पलायन जिसको कहते हैं अपनी जगह नहीं जा पा रहे हैं। उन मुद्दों को सुलझाने के बजाय हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम, हम तो इसको यही मानेंगे। रहा मुद्दा ये कि भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कि गुजरात में फसादात हुए, यहाँ हुए, अभी मुजफ्फरनगर हुआ, आपकी हुकूमत थी, आप क्या कर रहे थे? आप भी जवाब दे हैं कहीं। तो ये सियासी खेल है, सियासत का जब बाजार गर्म होता है तो उसमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो अवामुन नास हैं उनके बुनियादी मसाइल से किसी को दिलचस्पी नहीं है,
कुछ लोगों को छोड़ के, मैं सबको नहीं कहता जी। लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टियां कुछ और कहती हैं, अवाम कुछ और सोचते हैं, अवाम के मसाइल कुछ और हैं, पार्टियों के मसाइल कुछ और हैं। मुल्क किससे है? अवाम से है जी। आप जब अवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे, जी, यानी ये बात उठाई है, बात तो जायज है राहुल गांधी की, लेकिन चूंकि अक्सर इस वक्त कांग्रेस ने हमेशा उठाया है और उसी तनाजुर में मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि इस वक्त भी उठाया है। एक बार अब वक्त की तंगी है, बात करते हैं मीम अफजल साहब। जो सर्वे के बारे में उन्होंने कहा कि तमाम सर्वे गलत बता रहे हैं और वाकई कांग्रेस पिछली मर्तबा से ज्यादा सीट लाकर जीतने वाली है और तीसरी मर्तबा भी यूपीए की ही हुकूमत बनने वाली है। वाकई कितना आप इसे सच पाते हैं और प्रैक्टिकल पाते हैं? बात तो हम आपको बता दें कि सर्वे के ताल्लुक से आज हमने कोई नई बात नहीं कही है, राहुल जी ने कोई नई बात नहीं कही है। हमारा स्टैंड यहां तक इन सर्वे के ताल्लुक से हमारा स्टैंड हमेशा इनके खिलाफ रहा है और हमने ये कहा है कि सर्वे पर हम यकीन नहीं करते। यहां तक के बहुत सी टीवी डिबेट्स जब होती थी और सर्वे दिखाते थे तो कांग्रेस का कोई भी तर्जुमान उन टीवी डिबेट्स में भी शामिल नहीं होता था। इसलिए हम उसूली तौर पर ये समझते हैं कि इन सर्वे जो होते हैं इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, इसका कोई ठीक फार्मूला नहीं है और इसकी बुनियाद पर आप ये नहीं दिखा सकते चंद लोगों को बुनियाद पर कि पूरे मुल्क की फजा ऐसी है। मैं समझता हूँ इस किस्म के सर्वे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाए गए हैं और इससे थोड़ा बहुत माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मीम अफजल साहब, यके बाद दीगरे अगर हम कहें कि कांग्रेस की अपनी तमाम हलीफ जमातों को धीरे धीरे खोती जा रही है, उससे अलग होते जा रहे हैं। अगर हम पिछली मर्तबा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लोकसभा इंतखाबात में, इस मर्तबा वो जमीन नजर नहीं आ रही है। टीआरएस ने भी किनारा कशी अख्तियार कर ली है, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रही है। दूसरी रियासतों में भी कमोबेश यही हालात हैं। हमको खुशी ये है कि हलीफ हमारे साथ रहें या दूर जाएं, हम बुनियादी तौर पर आवाम के लिए काम करते हैं। तेलंगाना का जो मसला है पिछले 50 साल का है, नया नहीं था। जी। कांग्रेस पार्टी ने इसके सिलसिले में वादा किया था, उस वादे को पूरा किया है। अगर इसके अंदर हमको कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए हम उसकी परवाह नहीं कर रहे और हमने वो काम किया है जो आवाम की वहां चाहत थी और डिमांड थी। जी, अगर हम आंध्र प्रदेश पर ही फोकस करें तो आंध्र प्रदेश में कितनी उम्मीद है आपको कि पिछले मर्तबा के तनाजुर में? उम्मीद है, लोग ये समझ रहे हैं। हमने तेलंगाना के लिए जो काम किया है और टीआरएस ने जिस तरह से धोखा देने का काम किया है, पहले उन्होंने कहा था जिस दिन तेलंगाना बन जाएगा हम टीआरएस को खत्म कर देंगे और कांग्रेस में मदगम हो जाएंगे। जी। लेकिन उनको लालच है और आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन में साफ जाहिर होगा। आप देखेंगे टीआरएस साफ हो जाएगी और कांग्रेस को वहां पूरी मेजोरिटी, क्या मैं समझता हूं सारी सीटें उसको हासिल होंगी। जहां तक सीमांध्रा का ताल्लुक है वहां कुछ लोगों की बात जरूर इससे हमारे खिलाफ जरूर हैं, लेकिन हमने जो स्पेशल पैकेज की बात की है जो आज तक शायद इस तरह का भी किसी को नहीं दिया। यानी मजमूई तौर पर आपको उम्मीद है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया है कि तीसरी मर्तबा भी यूपीए 3 की सरकार बन रही है, आपको भी उम्मीद है कि राहुल गांधी ने एक लीडर की हैसियत से वही काम किया है जो उनको करना चाहिए। जी। मायूसी जो है वो कभी भी किसी पार्टी को छूकर नहीं गुजरना चाहिए। माहौल कैसा भी हो, चाहे बनाया गया हो या सच में बन रहा हो, उसके बावजूद सियासी पार्टी वही होती है जो पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत के साथ इलेक्शन लड़ने का काम करती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो सियासी पार्टी नहीं है। जी। वक्त की तंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अगर राहुल जी ने जो आज कहा है तो आज हमारा सारा वर्कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूनाइट हुआ है और इलेक्शन हम पूरे जोर शोर से लड़ेंगे और आप देखेंगे कि जिसकी हवा बताई जा रही है उसकी हवा बहुत जल्दी आपको नजर आ जाएगा, निकल जाएगी। जी, यकीनन इस मुल्क की आवाम चाहेगी कि एक सेकुलर हुकूमत मुल्क में बने और हम इसकी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में हालात हाज़िर में शामिल होने के लिए। डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपने मीम अफजल साहब की पूरी बातें सुनी। मुख्तसरन वक्त की तंगी है, आप क्या कहेंगे? वाकई आपने भी बहुत सारे सर्वेज देखे होंगे, आपने भी तजजिया किया होगा मुल्क के हालात का, मुख्तलिफ रियासतों के हालात का। जिस तरह से कांग्रेस अपने हलीफ जमातों को खोती जा रही, कोई नया हलीफ उसे मिला भी नहीं है। ऐसे में क्या लगता है आपको, वाकई राहुल गांधी के दावे में कुछ सच्चाई नजर आती है? क्योंकि सर्वे पर यकीन, सर्वे माजी में भी बहुत मर्तबा जिसको कहें धाराशायी हो चुके हैं, ढह चुके हैं। नहीं, स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद ये सर्वे की कलई खुद खुल गई है, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बेसिक बात मीम अफजल साहब ने कही कि कांग्रेस अपने कारकुनान को एक एतमाद देने के लिए ये बात कह रही है। कांग्रेस को भी पता है कि उसका सफाया हो चुका है, लेकिन यहां पे जो उम्मीद है वो जो रीजनल पार्टीज हैं, बस अब हिंदुस्तान की उम्मीद वही है। इस मुल्क को अगर बंटने से, सोच के बंटने से, मुल्क को तो अब बंटना नहीं है, सोच के बंटने से, सोच का बंटना ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत जमीन के बढ़ जाने का।
तो उसके लिए जो रीजनल पार्टीज हैं उनको अब लोग उनकी तरफ देखेंगे। जी, यानी पहले भी जिस तरह से चूंकि मुल्क में कोलिशन एरा की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है और इस मर्तबा भी आपका यह कहना है कि रीजनल पार्टीज ही अपने अपने इलाके में ज्यादा लीड ले रही होंगी और उन्हीं का और वही हुकूमत साजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होंगी। वक्त की तंगी है। डॉक्टर जफर उबैद साहब फोन स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।